नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली जरूरत क्लासेस। दोस्तों तो मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में जो साइंस का क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसका मैं आंसर कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों जिसमें केवल क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आंसर के साथ चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के आंसर करते हैं दोस्तों। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ठीक है, इसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं बहुत आसान तरीका से। कहा गया है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए ये हो गया दोस्तों परिभाषा। कहा गया दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल नंबर पहला पूछा था दोस्तों 2022 के एग्जाम में और 2 नंबर का था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, इसमें रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम जैसे भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम बर्मित होते हैं तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब दोस्तों थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है दोस्तों, ये सब कहा दोस्तों बहुत भारी तत्व है। कहा दोस्तों भारी तत्व है और इसको बम बारी करके इसको तोड़ा जाता है दोस्तों। जब ये टूटता है छोटा छोटा परमाणु में जब होता है दोस्तों तो इससे बहुत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका उत्तर दे सकते हैं बहुत आसान तरीका से कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है दोस्तों वो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम जैसे भारी परमाणु निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बमबारित करके यानी बमबारी करके दोस्तों उसको क्या किया जाता है, हल्के किया जाता है तोड़ करके दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यूरेनियम नाभिकीय विखंडन हो रहा है दोस्तों। तो देखिए बेरियम टूट रहा है, क्रोमियम टूट रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं ऊर्जा की अति विशाल मात्रा। जब ये टूटता है दोस्तों तो छोटा छोटा पार्ट में बढ़ जाता है, उसको बाद में बहुत मात्रा भारी में दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आप लोग को ले चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपतल दर्पण के 2 उपयोग बताएं। ठीक है दोस्तों, आपतल दर्पण के 2 उपयोग बताएं। तो उसका उपयोग देखिए दोस्तों हम लोग बहुत आसान तरीका से देख सकते हैं। आपतल दर्पण जो होता है दोस्तों, ठीक है, देखिए आपतल दर्पण जो होता है, देखिए इसका आंसर हम दे रहे हैं। आपतल दर्पण का उपयोग क्या है दोस्तों, तो पहला उपयोग हो जाएगा दोस्तों हजामत में दोस्तों, हजामत में यानी दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम दे सकते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में दोस्तों, हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में इसका उपयोग भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और दे सकते हैं आपको उपयोग दोस्तों, ठीक है, सर्च लाइट में देता है। उसको बाद में आपको हम बता दें दोस्तों कि रोगियों को नाक, कान, दांत आदि डॉक्टरों द्वारा चेक करने में दोस्तों आपतल दर्पण का उपयोग होता है। इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं उपयोग दोस्तों। ठीक है, कि आपतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में यानी दाढ़ी बनाने में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में होता है, रोगियों के नाक, कान, दांत आदि चेक करने में डॉक्टरों द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन तो ये उपयोग पूछा था दोस्तों। चलिए हमारा हो गया। ठीक है, अब ले चलते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाल कलर में लिखा होगा उसको दबा ले दोस्तों, बगल वाला घंटी भी बजा ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्यों, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों ओम के नियम क्या होता है। ठीक है, ओम के नियम, ठीक है, बोला गया ओम के नियम को लिखे, केवल आपको लिखने के लिए बोला गया दोस्तों। ये सवाल देख सकते हैं कि 2022, 2018, 2017 बल्कि इस वर्ष भी पूछ दिया दोस्तों 2022 में भी। ठीक है, यानी कि देखिए कितना वर्ष लगातार पूछा हुआ सवाल है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ओम के नियम को लिखने के लिए बोला है दोस्तों। तो चलिए हम किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखिए। कहा गया दोस्तों यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, ठीक है, आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी सीधा से समझिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि यदि किसी चालक की, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं को नहीं बदलना चाहिए, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो ताप घटना चाहिए और ना ही ताप को कुछ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसको बाद में क्या होता है, जब कोई चालक है दोस्तों उसको सिरा पर जो विभवांतर लगता है वो विभवांतर के उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ देखिए भी, ठीक है, विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है, भी समानुपाती आई, आई मतलब होता है दोस्तों धारा। अब देखिए किया गया अथवा भी बराबर आर आई। जब हम दोस्तों समानुपाती हटाएं तो वहां पे एक नियतांक आया,
कहा दिया गया है जहां एक आर को चाहिए दोस्तों एक नियतांक है। आर क्या है दोस्तों? नियतांक है। बात है समझ में? तो नियतांक होता है यार आर को दोस्तों हम लोग प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध भी बोलते हैं आर को। ठीक है, तो इसका परिभाषा बहुत अच्छा तरीका से दे सकते हैं। ओम का पूरा नाम था दोस्तों जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो बोला गया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरे पर यानी कि लगाए गए विभवांतर के और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के यानी करंट के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर दोस्तों वोल्ट यानी विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें क्या होता है दोस्तों? समानुपाती संबंध है। यही को कहते हैं दोस्तों ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जहां आर प्रतिरोध है जिसको हम एक नियतांक भी कहते हैं दोस्तों, समानुपाती के संबंध हटता है तो बराबर आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक दिया जाता है, कांस्टेंट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ले चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें। और देख सकते हैं कि यह सवाल कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। इस 2018, 2017, 2015 अब बल्कि दोस्तों 2022 में भी पूछ दिया गया है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला हमने लिखा है दिष्ट धारा, दूसरा लिखा है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो चलिए इसको में हम अंतर स्पष्ट करते हैं। कहा गया है इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। सही बात है, यानी दिष्ट धारा दोस्तों निकालता है जो हमारा बैटरी होता है ना, बैटरी से दिष्ट धारा निकालता है, और जो हमारा करंट यानी जो लाइन रहता है दोस्तों उससे हमारा क्या निकलता है? उससे हमारा प्रत्यावर्ती धारा निकलता है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। चलिए एक एक करके हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ठीक है, परिभाषा के साथ कहा गया है यह धारा जो है परिमाण एवं दिशा के साथ कुछ होता है समय नहीं बदलता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इस धारा का परिमाण दिशा समय के साथ बदलता है। बस अंतर थोड़ा सा है, इसमें नहीं बदलता, इसमें बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित यानी ले जाने में ठीक है अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। यानी इसको एक जगह से बैटरी वाला करंट को यानी दिष्ट धारा को एक जगह से दूसरा जगह ले जाओगे दोस्तों तो क्या होगा इसमें? ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह ले जाओगे तो क्या होगा? इसमें बहुत ऊर्जा की खपत होगी। ठीक है, बैटरी से ज्यादा कितना दूर तक आप लाइन ले जा करके बारे हैं, बॉल जलाएं या पंखा चलाएं, बता सकते हैं। जबकि यही है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। एसी डीसी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट। ठीक है, कहा गया इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने पर कम ऊर्जा व्यय होता है। देखते हैं हम लोग के यहाँ जो करंट आता है दोस्तों, लाइन आता है, लाइट आता है हम लोग का घर में, कितना दूर दूर से चलाता है, पता है ना आप लोग का? बोला गया दोस्तों कि यहाँ पे क्या ट्रांसफर की मदद से इस धारा के विभवांतर को बढ़ाया या घटाना संभव नहीं है। ठीक है, क्या आदिष्ट धारा बैटरी वाला करंट में देखें ट्रांसफार्मर का यूज करते, यूज करके ट्रांसफार्मर का उसको धारा को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा के विभवांतर को घटाना बढ़ाना बहुत संभव है। बात आया समझ में? ठीक है, जैसे हम लोग का जो लाइट आता है देखते हैं गांव में ट्रांसफार्मर बैठता है, बिना ट्रांसफार्मर के हम लोग का घर में डायरेक्ट लाइन आता है? नहीं आता है, लेकिन बैटरी वाला बिना ट्रांसफार्मर के काम चलता है। नेक्स्ट दोस्तों, इस धारा की सहायता से संचालक सेल को चार्ज किया जाता है। दिष्ट धारा से संचालक सेल होता है दोस्तों, उसको क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। यह क्या किया जाता है? इस धारा की सहायता से संचालक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता। बैटरी को अगर आप डायरेक्ट चार्ज में लगा दीजिएगा उड़ा देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट रहता है, और ये बैटरी है दोस्तों डीसी है। नेक्स्ट दोस्तों, यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। ठीक है, सही बात है, ये बहुत कम खतरनाक होता है क्योंकि इसको बहुत कम वोल्टेज आता है। बैटरी से कभी आपको लाइन मारा है? नहीं मारा होगा। ठीक है, बात है समझिए, बैटरी से कभी आपको लाइन मारा है? नहीं मारा होगा। ठीक है, जबकि बोला गया यह अधिक वोल्टेज के कारण बहुत खतरनाक होता है। बात है समझिए, बहुत क्या होता है दोस्तों? खतरनाक होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कहा गया है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। तो कहा गया है यहाँ पे आंसर नहीं, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, यहाँ सवाल पूछा गया क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो ऐसा नहीं दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा होता है। कारण है दोस्तों क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा
इस इनके समाप्त हो जाने पर इन्हें तुरंत निर्मित नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्तों इसको निर्माण होने में जीवाश्म ईंधन की कितना समय लगता है, लेकिन दोस्तों इसको लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। और इस जब समाप्त हो जाता है दोस्तों, यानी खत्म हो जाता है, तो फिर उसको पुनः बनाने में दोस्तों, ठीक है, उसको निर्मित नहीं किया जा सकता है, बहुत टाइम लगेगा, लाख वर्ष तक लगेगा दोस्तों। क्या आप लाख वर्ष तक जीवित रहेंगे? नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ही बोला गया है कि नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन बल्कि क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा इनके समाप्त हो जाने पर इन्हें तुरंत निर्मित नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप लोग को हम ले चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत विभव की परिभाषा दे एवं एसआई मात्रक भी लिखे, यानी विद्युत विभव होता क्या है। चलिए दोस्तों, तो उसका आंसर हम देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, बोला गया है एकांक धन आवेश को, ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कहा गया है दोस्तों कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इस विद्युत विभव क्या है दोस्तों, इसका ऑलरेडी वीडियो तैयार है, इसमें केवल उस वीडियो ने केवल बताया गया है विद्युत विभव क्या है, जाके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। कहा गया है एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। सीधा से समझिए दोस्तों, ठीक है, कि अनंत से, ठीक है, कोई निश्चित बिंदु तक लाना है। किसको लाना है दोस्तों? धन आवेश को, आवेश को लाना है। यहाँ पे है आवेश दोस्तों, उसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर जब ला देंगे दोस्तों, ठीक है, तो यह बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पे जान लीजिएगा दोस्तों, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, बिल्कुल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दृष्टि दोष क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं तथा इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। और देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। 2020, 2018, 2016, 2015, ठीक है, 2015, 2011 कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। भले भले 2022 में भी पूछ चुका दोस्तों। तो चलिए दृष्टि दोष क्या है, इसको लिए हम आंसर को आप लोग को देने की तैयारी करते हैं। कहा गया है दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। कहा गया है यह एक समान स्वस्थ आँख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुएं प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन जाए। जब आँख ऐसा करने में अक्षम हो जाता है, ठीक है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जो हमारा आँख होता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करता है कि फोकस दूरी को ऐसा संयोजित करता है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, कि चाहे वस्तु दूर रखा रहे चाहे वस्तु नज़दीक रहे, फिर भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, ठीक है। अगर ऐसा आँख करना बंद कर दे, ठीक है, तो समझो उसको दृष्टि दोष हो गया है। बताए समझ में। कहा गया एक समान स्वस्थ आँख अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार संयोजित यानी कम बेसी करती है कि पास तथा दूर की सभी वस्तुएं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, ठीक है। जब ऐसा आँख करने में, यह काम करने में आँख जब अक्षम यानी कि सक्षम नहीं हो पाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उसे दृष्टि दोष का नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती है दृष्टि दोष, ठीक है। पहला दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया दृष्टि दोष, एक्डोमाइजेटिक यानी कि, ठीक है, समझाते हैं जरा दृष्टि दोष। समझ में आया बात। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है दूर दृष्टि, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है दोस्तों, इसको निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात है समझ में। यानी जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाए, ठीक है, उसे उत्तल लेंस द्वारा, जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको अवतल लेंस द्वारा दोस्तों, ठीक है। फिर है प्रेसबायोपिया, इसके निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का यानी चश्मे का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया। और इसको ठीक करने के लिए दोस्तों सिलेंड्रिकल चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जान गए कि दृष्टि दोष क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहा गया है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी सूर्य डूबते और उगते घड़ी लाल क्यों दिखाई देता है दोस्तों। एक क्वेश्चन 2019, 2018 और 2022 में पूछ चुका दोस्तों। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा गया दोस्तों क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश
हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। यानी जब सूर्य डूबता है या उगता है तो हमसे सूर्य बहुत दूरी पर रहता है दोस्तों, ठीक है। फिर बोला गया है यथापति जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर, यानी सिर के जब ऊपरे जब 12 बजे दोस्तों दिन के जब सामने आता है हो तो सूर्य से आने वाली प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। यानी कि जब सूर्य डूबे घड़ी या उगे घड़ी की बात करें दोस्तों तो दूरे रहता है। जब सूर्य 12 बजे ठीक दिन में एकदम सामने माथा पर खड़ा हो जाता है दोस्तों तो सूर्य की दूरी हमारी दूरी कम जाती है, जिससे क्या होता है दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। दोपहर में सूर्य कैसा दिखाई देता है दोस्तों? श्वेत, क्योंकि नीले तथा बैगनी वर्ण बहुत कम भाग पर किरणन होता है। जो नीला रंग उसमें बता दें दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग होता है, ठीक है। जिसमें नीला और बैगनी रंग होता है दोस्तों क्या होता है? कम परिकिरणित होता है, ठीक है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा परिकीर्णित हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिकांश तरंग दैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी रक्तताप दिखाई देता है। रक्त माने होता है खून दोस्तों, ठीक है। चलिए बता दें दोस्तों, यहाँ पे समझा दें कि जब सूर्य दोस्तों डूबे घड़ी या उगे घड़ी बात करते हैं दूरी रहता है तो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते टकराते बहुत दूर तक आता है दोस्तों, तब हमको तक पहुंच पाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इसमें 7 रंग होता है दोस्तों, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि बैगनी रंग, ठीक है, देख सकते हैं बैगनी रंग, नीले रंग बहुत इसका क्या होता है कि बहुत सा भाग परिकीर्णित हो जाता है, यानी चारों तरफ का होता है छिड़िया जाता है, ऐसे ऐसे करके चारों पार्टी फैल जाता है आते आते दोस्तों ढेर दूरी के तय करने के कारण। और जब दोस्तों नजदीकी में सूर्य आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि इसका श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगता है, क्योंकि सूर्य की दूरी यानी प्रकाश की दूरी हम लोग का बहुत कम हो जाता है, तब प्रकाश हमारे पास बहुत जल्द पहुंच पाता है, इसीलिए उतना इसको किसी भी प्रकार का कोई परिकीर्णित नहीं होने पाता है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, चाहे जहां भी लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आपको कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे यही सब का आंसर ना, तब दे दिए ला करके दोस्तों। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। आज की वीडियो में इतने दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोग के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है दोस्तों, इसीलिए हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और गर्मी का मौसम भी है दोस्तों, ठीक है, लाइन कटी हुई है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि अब आप लोग को भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के, ठीक है। इसमें हम लोग फिजिक्स किए, अब हम लोग करने वाले हैं दोस्तों रसायन शास्त्र की टोटल क्वेश्चन जो सीधा बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है, उसी का हम आंसर करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।